कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे, बिल्कुल चंगे होंगे। तो जैसा कि इससे पहले ऑलरेडी मैं इसके 4 एपिसोड एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अगर आपने ये कहानी शुरू से नहीं जानी है, तो आप जाके मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है मिर्ज़ापुर सीज़न 3। मेरे चैनल पे क्लिक करोगे आपको प्लेलिस्ट एक्सेस मिल जाएगा। तो बढ़ते भी इसके एपिसोड 5 की तरफ। तो जैसे कि मैं चौथे एपिसोड में हम बता चुके हैं कि गोलू जो होती है उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने कब्र की तरफ से कि त्रिपाठी कहाँ पे है। तो वो अब त्रिपाठी का पीछा करने के लिए सबसे पहले जाती है रॉबिन के पास, जहाँ उसका अकाउंट ओपन होता है और वहाँ से अपने सारे पैसे लेती है, उसको क्लोज़ कराती है। जहाँ पे रॉबिन कहता है कि आप ऐसा क्यों करा रही हैं? आप भैया जी के साथ रह के बिल्कुल पहलवान जैसी बातें करने लगी है और वैसे ही काम करने लगी है। जब पे वो कहती है अभी तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है ये सब समझने की, तुम अपने घर पे ध्यान दो। अब वो सीधा जाती है फैक्ट्री में, अपने बंदों को इकट्ठा करती है और उससे कहती है कि ये रो एडवांस और ये रे एक-एक गन को उठाओ और मेरे साथ चलो। जिसको नहीं जाना, जिसको डर लगता है वो अभी भी पीछे हट सकता है, क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। अब वो उन सभी बंदों को लेके निकल जाती है। कहाँ की तरफ? वो निकल जाती है जहाँ पे त्रिपाठी को उसको खबर मिलती है, सावंत की तरफ। और वहाँ पे पहुँचने के बाद वो देखती है कि वहाँ पे पहरा ऑलरेडी लगा हुआ है, 2-3 बंदे हैं। तो वो उनको बेलती है अपने बंदों की मदद से और फिर अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो पहले कंफर्म करती है कि वहाँ पे कोई है या नहीं है। तो सबसे पहले तो उसको कोई दिखता नहीं है, नीचे ऊपर हर जगह देखती है। बट फिर एक रूम में उसका बंदा जाता है और उसको वो दिख जाता है त्रिपाठी, जो कि बेड पे लेटा हुआ होता है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। वो सीधा वहाँ पे जाती है। फिर उसको आइडिया आता है कि इतना आसान नहीं हो सकता ये सब, इतनी आसानी से हमें इनका पता नहीं चल सकता, ये ज़रूर कोई साजिश है। तो सभी बंदों को कहती है कि मूव बैक और यहाँ से भागो, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी वहाँ पे फायरिंग होती है और सभी बंदों को मार दिया जाता है। और अंदर बैठा होता है कौन भाई? बड़े त्यागी जिनका ये सब प्लान था गोलू को यहाँ पे बुलाने का। अब वो गोलू को वहाँ पे पकड़ लेता है, एक गोली मारता है पेट में और फिर उसको अपना बंदी बना लेता है। अब नेक्स्ट सीन जाता है गुड्डू की तरफ, जो कि किंग को मिर्ज़ापुर वापस आता है। और मिर्ज़ापुर आने के बाद काठमांडू से उसकी डील फाइनल हो चुकी होती है। आके पूछता है कि गोलू कहाँ पे है? जहाँ पे गोलू का कोई खबर नहीं होता। वो सबसे पूछता है कि गोलू कहाँ पे है? मुझे उसका फ़ोन भी आया था बट मैं फ़ोन उठा नहीं पाया था। तो जहाँ पे जो मीना त्रिपाठी होती है वो कहती है कि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, ना ही वो हमें बता के गई है। अब इसके बाद वो फ़ोन करता है अपने एक फैक्ट्री के एजेंट को और उससे पूछता है कि यहाँ पे आओ। पहले तो उनको बुलाता है एक शॉर्ट नोटिस पे, जहाँ पे बंदा कहता है कि आपने इतनी जल्दी बुलाया, कोई ख़ास रीज़न? फिर वो कहता है कि देखो मुझे गोलू मिल नहीं रही है, गोलू कहाँ पे है? तुम्हें कुछ पता है? जहाँ पे वो कहता है कि मेरा अभी-अभी नई-नई जॉइनिंग हुई है, सो मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो मीटिंग में बुलाया भी नहीं जाता। बस इतना पता है कि वो मिर्ज़ापुर से कहीं बाहर गए हैं। ये सुनने के बाद गुड्डू को थोड़ा धक्का लगता है कि मेरे बिना वो कैसे बाहर चली गई। इसके बाद वो फ़ोन करता है गोलू के पापा को और उससे पूछता है कि क्या आपको पता है गोलू कहाँ पे है या फिर आपके घर पे आई हो? जहाँ पे वो कहता है कि बेटा मैं तो ड्यूटी पे हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है, ना मुझे इसकी कोई खबर है, कोई बात हुआ है तो बताओ। जहाँ पे वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन जाता है भाई सीधा जेल की तरफ। जेल में जहाँ एक शायर एक गलत शायरी के चक्कर में जेल में आ जाता है और वहाँ पे आने के बाद जेल में एक गुंडा होता है जो उससे कहता है कि अगर तू शायर है तो एक शायरी सुना, लेकिन ऐसी शायरी होनी चाहिए जिससे कि सबके सब हंसे। तो फिर वो उटपटांग शायरी सुनाता है, डबल मीनिंग एडल्ट शायरी होती है, जो कि उसके ऊपर बेइज्जती का कारण होती है। अब उसकी बेइज्जती होती है तो सब हंसते हैं, जहाँ पे वो गुंडा कहता है कि तू मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ पे आया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब वो अपनी जान बचाने के लिए सीधा जाता है रामानंद पंडित के पास और रामानंद पंडित उठते हैं और कहते हैं कि तुमने कहा था सब हंसने चाहिए, तो सब हंसे हैं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। फिर वो उसको समझाता है कि तुम्हारा लहजा ठीक है बट तुम्हारा तरीका गलत है, तुम अच्छे खासे कमा खा सकते हो शायरी के द्वारा। अब भाई एक बंदा होता है वहाँ पे जिससे सब डरते हैं, वो सब उसका ये खौफ होता है कि वो किसी भी वकील को ज़िंदा नहीं छोड़ता है, जो भी उसके साथ होता है उसको मार डालता है, उसकी कोई पर्सनल दुश्मनी होती है। जहाँ पे उसको काम दिया जाता है रामानंद पंडित के साथ रसोई में काम करने का। तो सभी रामानंद पंडित को मना करते हैं कि तुम इसके साथ काम करने से मना कर दो, बट वो करता नहीं है क्योंकि वो उसूल वाला आदमी होता है और कहता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है। अब वो वहाँ पे उससे मिलता है तो कहता है कि तुम मुझसे डरते नहीं हो, ये बात मुझे तुम्हारी अच्छी लगी, लेकिन मैं इससे क्यों डरते हैं सब, इसका भी एक रीज़न है। मैंने एक साथ 5 लोगों को मारा था, जिसका एक रीज़न है। जहाँ पे वो पूछता है कि क्यों मारा, हालांकि मारना गलत है बट इसका रीज़न क्या है। तब वो बताता है कि मेरी एक छोटी सी बच्ची थी, जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ के मालिक के बच्चे शरारत कर रहे थे, पार्क में खेल रहे थे, मेरी बच्ची को छेड़ रहे थे। तो मैंने उनको मारा, धमकाया, लेकिन मारा नहीं, सिर्फ डांटा था। उसके बदले उन्होंने मेरी बेटी को जिंदा जला डाला और तब से मेरे अंदर ये आग लगी हुई है, मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जितने भी लॉयर है सब ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, मैं उनको भी मार डालूंगा। जहाँ पे रामानंद कहते हैं कि ये तरीका गलत है, अगर लड़ना है तो इलीगल तरीके से लड़ो। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन जाते हैं भैया सीधा शरद शुक्ला की तरफ, जिसको पता लगता है कि त्रिपाठी के ऊपर हमला हुआ है। हमले की खबर सुनने के बाद वो त्रिपाठी को वहाँ से लेके आ जाता है और अपने एक सेफ जगह पे लेके जाता है और वहाँ जाके वो त्यागी से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अंदर का ही खबरी है, और वैसे वहाँ पे आया कौन कौन था? वो बड़े त्यागी से पूछता है। जहाँ पे बड़े त्यागी कहते हैं कि वहाँ पे
ना तो गुड्डू था ना ही गोलू थी। वहाँ पे सिर्फ उनके बंदे आए थे जिनको खबर मिली थी यहाँ की। वो उनको मारना चाहते थे लेकिन मैंने सबको देख लिया, सबको मार डाला है। अभी मामला क्लियर है। यहाँ पे शरद शुक्ला कहता है कि तुमको पता कैसे लगा कि ये लोग आ रहे हैं। इसके इस पे बड़े त्यागी कहते हैं कि पहले यूपी बॉर्डर पे कुछ अफरा तफरी हुई जहाँ से मुझे भनक लगी। जहाँ पे शरद कहता है कि अगर ऐसा था तो तुम हमें बताते, मैं और ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कराता। जहाँ पे त्यागी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ अगर कोई आता है तो हमारी मर्ज़ी से ही जाता है। ये त्यागियों का इलाका है, यहाँ पे कुछ भी खून खराबा होगा तो उसकी खबर सबसे पहले हमें लगी। अब इसके बाद नेक्स्ट सीन जाता है सीधा गुड्डू की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि गोलू कहाँ है। और उसका शक सीधा सीधा जाता है भैया जौनपुर की तरफ, यानी कि शरद शुक्ला की तरफ। उसको लगता है शरद ने गोलू को किडनैप किया है बदला लेने के लिए, क्योंकि वो गद्दी के ऊपर लालची होता है। इसके बाद सीधा अपने गाड़ियों और अपने बंदों को लेके बढ़ जाते हैं जौनपुर की तरफ, सारे नाके तोड़ के। जौनपुर में घुसने से पहले शरद को पता लग जाता है कि मिर्ज़ापुर से गाड़ी आ रही है, और वो भी फिर मिर्ज़ापुर की तरफ बढ़ता है, यहाँ पे यानी कि जौनपुर के अड्डे की तरफ बढ़ता है और सील करा देता है अपने एरिया को। और वहाँ पे वो गुड्डू से मिलता है, जहाँ पे गुड्डू कहता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पता बताओ कि गोलू कहाँ है और वहाँ उसे वापस दे दो और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। जहाँ पे शरद को लगता है कि पहले कि ये आया है क्योंकि इसको पता लग गया है कि कालीन भैया ज़िंदा है, तो वो उसको मारने के लिए यहाँ पे आया है। बट जब उसको पता लगता है कि गोलू गायब है, इस पर वो सीधा सीधा कह देता है, देखो मुझे गोलू के बारे में कुछ पता नहीं है और ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। तभी उन दोनों की अफरा तफरी ज़्यादा हो जाती है, गर्मा गर्मी ज़्यादा हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर गन तांग देते हैं। जौनपुर के बाहुबल भी पीछे नहीं हटते क्योंकि वो गुड्डू से बदला लेना चाहते थे, और गुड्डू तो गुस्से में होता ही है क्योंकि वो गोलू को ढूंढ रहा होता है। अब तभी वहाँ पे फ़ोन आता है प्रयागराज के बाहुबल का, जो उनसे कहता है कि याद है ना तुम्हें कि दशहरा तक कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोनों शांत हो जाते हैं और गुड्डू वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वार्निंग दे के जाता है कि चाहे मुझे मरना पड़े बट मैं किसी भी शुक्ला को गद्दी पे नहीं बैठने दूंगा। इसके बाद शुक्ला सीधा घर पे जाता है। वहाँ पे कालीन भैया उसको समझाते हैं कि अगर ऐसा है, क्योंकि शरद को पता लगता है, जहाँ पे गुड्डू गुस्से में बता देता है शरद को कि अफीम की डील हमारे पास आ चुकी है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम वो ले लो बट गोलू को मुझे दे दो। अब ये पता लगने के बाद वो गुस्से में होता है, वो फ़ोन करता है लाला के पास कि लाला मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे डील करना, लेकिन तुमने धोखा दिया, तुम गुड्डू के पास गए, ऐसा क्यों। जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें पता है जहाँ मुनाफा वहाँ पे लाला, और बात हुई थी मुझे जेल से बाहर निकालने की, तुमने वो किया नहीं तो डील तुमसे नहीं। अब कालीन भैया उनको समझाते हैं शरद शुक्ला को कि देखो मुझे पता है कि मिर्ज़ापुर में अफ़ीम कहाँ से आती है, पानी के रास्ते से आती है। अगर हम उसको रोक देते हैं तो गुड्डू वहीं पे आधा टूट जाएगा। अब ये इसका फ़ायदा उठाता है शरद शुक्ला, क्योंकि वो सीएम के साथ डायरेक्ट लिंक होता है उसका। तो वो जाके सीएम को बता देता है कि ऐसे ऐसे बात है और हम उसको रोक देंगे तो गुड्डू टूट जाएगा। अब सीएम जो ऑलरेडी गुस्से में होती है गुड्डू के ऊपर, तो वो वहाँ पे पुलिस को भेज देती है पकड़वाने के लिए। और यहाँ पे गुड्डू जो होता है दूसरे तरीके से अपना दिमाग खेलता है और वो दूसरे रास्ते से बुला लेता है अफ़ीम को। यहाँ पे मीना त्रिपाठी उसको समझाती है कि तुमने गलत किया ये बता के, क्योंकि मुझे पक्का पता है कि अब वो चाल खेलेगा और अफ़ीम की डील पूरी नहीं होने देगा, अफ़ीम यहाँ तक पहुँचने नहीं देगा। लेकिन गुड्डू ऐसा नहीं करता है। उसके बाद वो एक नशे की पुड़िया उसको देकर चली जाती है और कहती है कि इसको यूज़ करना और तुम अच्छे से रहोगे, बाहुबली को इसकी ज़रूरत पड़ती है। और गुड्डू वो नशा करने लग जाता है और ये हमारा क्लाइमैक्स सीन होता है। यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।